तो चलिए देख लेते हैं अब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि केंद्रीय बजट 2023-24 में यूज़ किए गए हैं, उसको हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टर्म है वो है लाइफ, LIFE। तो इसका फुल फॉर्म जो है, एक्रोनिम्स एक तरह से दिया हुआ है और यहाँ पर उसका फुल फॉर्म जो है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। उसके बाद UIDF है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो है गोवर्धन है। ठीक है, ग्लो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। ठीक है, उसके बाद है PM प्रणाम, PM प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशंस ऑफ मदर अर्थ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रटिएगा जरूर इसे प्रणाम को। उसके बाद है PM विकास, PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान। उसके बाद है मिस्ती मैंग्रोव इनिशिएटिव्स फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। इसको इस तरह से याद रखना है। उसके बाद पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, PACS। उसके बाद भारत श्री। तो भारत श्री में भारत तो जैसा का जैसा है, श्री का है शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ओके, तो यहाँ इंस्क्रिप्शंस को मतलब कि रखा जाता है। उसके बाद LGD लैब ग्रोन डायमंड। ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि ये लैब ग्रोन डायमंड प्रधानमंत्री मोदी जी ने किन्हीं को दिया था अमेरिका में, आप लोगों को याद होगा वो न्यूज़। उसके बाद चलते हैं जैम। तो ये तो पुराना है, जनधन आधार मोबाइल। जब आपके आधार को आपके मोबाइल नंबर से जोड़ा गया था सभी जनों को के लिए, तो इस तरह से उस समय यूज हुआ था JAM जैम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब जो है 2023 में आयोजित राष्ट्रीय कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। तो 54वां जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो नवंबर 2023 में है। तो हम लोग उल्टा से शुरू करेंगे, नवंबर से लेकर जनवरी तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक का ये करंट अफेयर है, तो उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो ये जो है आपका 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो था, आपका 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो था वो ये गोवा में संपन्न हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला। तो पुष्कर मेला वो ये अक्टूबर 2023 में अजमेर राजस्थान में हुआ था। उसके बाद एंथ्यूरियन महोत्सव जो था वो अक्टूबर 2023 में ही मिजोरम में हुआ था। उसके बाद नुआखाई कृषि महोत्सव जो था वो सितंबर में हुआ था उड़ीसा में। उसके बाद बंगस बैली महोत्सव जो था वो सितंबर कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में हुआ था। उसके बाद पितृपक्ष मेला आप लोग जानते ही हैं, ये गया में होता है बिहार में। उसके बाद आदि पेरकोत्सव ये अगस्त 2023 में हुआ था तमिलनाडु में। पुस्तकालय महोत्सव हुई थी नई दिल्ली में, बहुत बड़ी पुस्तक एक मेला लगता है। उसके बाद बेनालू त्यौहार ये जुलाई में हुई थी और ये हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे हर चीज़ को मतलब याद रख सकते हैं। चलिए चचिन ग्रेजिंग महोत्सव जो था वो जुलाई 2023 में हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद चिखल कालो उत्सव जो था ये जून 2023 में गोवा में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बितस्ता महोत्सव कहाँ हुआ था, तो जम्मू एंड कश्मीर में, और ये कब हुआ था, तो ये जून में ही हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि जून में जो है ये इतना सारा जो है यहाँ पर ये फेस्टिवल जो है मनाया गया था, तो आप इसे एक साथ याद रख सकते हैं। उसके बाद हेमिस महोत्सव आप लोग जानते हैं, लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क भी है, वहाँ पर जून में ही हुआ था। राजा कृषि महोत्सव ये उड़ीसा में हुआ था। पहला जनजातीय खेल महोत्सव हुआ था जो कि भुवनेश्वर में हुआ था। और फिर लेवेंडर महोत्सव हुआ था जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। तो आप लोग पूरे इस जून के महोत्सव को याद रख सकते हैं एक बार में। ठीक है, उसके बाद बिहान मेला हुआ था, कोंद जनजाति द्वारा ये होता है बिहान मेला, तो ये उड़ीसा में हुआ था और ये मई में हुआ था। उसके बाद मई में ही जो फेस्टिवल है उनको देख लेते हैं। तो मोनलच चेम्मो फेस्टिवल हुआ था, ये मई में ही हुआ था और ये लद्दाख में हुआ था। उसके बाद माता खीर भवानी मेला हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो जो मई में यहाँ पर दिए हुए हैं वो लगभग एक लद्दाख में हुआ, एक जम्मू एंड कश्मीर में हुआ और एक उड़ीसा में हुआ। उसके बाद थावे महोत्सव जो था वो अप्रैल में हुआ, गोपालगंज बिहार में होता है थावे महोत्सव। गज उत्सव ये भी जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में हुआ था। उसके बाद मथुआ धर्म महामेला जो है ये पश्चिम बंगाल में होता है, मथुआ।
उसके बाद सियांग उनिंग महोत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो आप थोड़ा थोड़ा इसे मतलब कि जैसे कि आप नाम से भी थोड़ा सा आप लिंक बैठा सकते हैं कि ये मतलब लगभग कहाँ पे होगा। उसके बाद भूमचू महोत्सव जो था वो सिक्किम में हुआ। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में। काला घोड़ा कला महोत्सव ये मुंबई में होता है। आदि महोत्सव नई दिल्ली में। तो आप इस तरह से देखिए मार्च का यहाँ पर एक बार आप इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, फिर फरवरी में जो जो अभी आएगा उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो इस तरह से आपको एक ग्रुप में बनाकर जब आप इसे रटिएगा पढ़िएगा तो आपको एक अलग तरह से मतलब कि इसको याद रखने में आप वो बोल सकते हैं आप, तो सुविधा होगा। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव हुआ था मुंबई में ही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 14वां जो है बात हो रही है, तो ये जो 14वां हुआ था ये हुआ था बीकानेर राजस्थान में। ठीक है, ये 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच में। खजुराहो नृत्य महोत्सव होता है मध्य प्रदेश में। एलोरा अजंता जो महोत्सव होता है वो महाराष्ट्र में, क्योंकि अजंता एलोरा जो गुफा है वो महाराष्ट्र में ही पड़ता है। ऑरेंज फेस्टिवल हुआ था कोहिमा नागालैंड में। फिर तुरग्या उत्सव जो था वो हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग जो महोत्सव होता है ये अहमदाबाद गुजरात में होता है। उसके बाद मेला माघी जो है ये पंजाब में होता है। उसके बाद विज्ञान साहित्य महोत्सव ये भोपाल में होता है। अवतार महोत्सव ये राजस्थान में होता है। और परशुराम कुंड महोत्सव जो है वो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जनवरी में लगभग यहाँ से यहाँ तक जो है ये जनवरी का ही है, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑरेंज फेस्टिवल से लेकर आप परशुराम कुंड महोत्सव तक आप इसे याद रख सकते हैं। तो इस तरह से सारे हम लोगों ने फेस्टिवल को देख लिया है। और अब हम लोग देखेंगे कि जो नया सेगमेंट ऐड हुआ है न्यूज़ 365, ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। और संपूर्ण 1 वर्ष का जो है इसमें समसामयिकी दिया हुआ है। ठीक है, जनरल नॉलेज जो मतलब कि जनरल स्टडीज़ के प्रश्न होते हैं करंट अफेयर्स के, वो यहाँ पर समसामयिकी में दिया हुआ है न्यूज़ 365 में। ठीक है, न्यूज़ @365। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे। और इसमें जो पहला न्यूज़ दिया हुआ है ये अभी आप लोग जान ही रहे होंगे, इजराइल हमास युद्ध के बारे में दिया हुआ है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला कर दिया। ठीक है, तो उनका जो ऑपरेशन का नाम था उसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये कौन सा है? ऑपरेशन तूफान अल अक्सा। ठीक है, अल अक्सा वहाँ के एक मस्जिद का नाम है, इसलिए यहाँ पर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, ये अल अक्सा। ऑपरेशन आयरन स्टोर्ड के तहत इजराइल ने जवाबी हमला किया था। तो यहाँ पर ये दोनों आप लोग ऑपरेशन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर एक मतलब कि मैच मिलाप के रूप में यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। भारत ने इजराइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था। ये इंडिया की तरफ से ये ऑपरेशन चलाया गया ताकि वहाँ के जो यहाँ वहाँ पर बसे भारतीय जो है वो बाहर निकल सकें। हमास या इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना 1987 में कार्यकर्ता अहमद यासीन द्वारा गाजा में की गई थी। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं। तो इजराइल 1948 में स्वतंत्र हुआ और कई युद्ध लड़ा था। कौन कौन सी युद्ध लड़ा था? तो देख लेते हैं। अरब इजराइल युद्ध 1948, स्वेज नहर युद्ध 1956, फिर 6 दिवसीय युद्ध जो है ये 1967। ये 3 युद्ध जो है ये लड़ा था, तो उसका भी एक अलग इतिहास है इजराइल का, आप लोग इसे याद रखिएगा। उसके बाद ओस्लो समझौता भी हुआ था 1993 में। 2 राज्य समाधान का कार्यान्वयन हुआ था। अब्राहम फिर एक एग्रीमेंट हुआ 2020 में, जो कि इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच एक पीस एग्रीमेंट था। ठीक है, शांति समझौता था। तो इतना कुछ आप याद रखिएगा इजराइल और हमास का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। पढ़ने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन मतलब एक लिमिटेड टाइम में हम लोग इतना पढ़ ले यही बहुत है अभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में। तो चलिए देखते हैं। 12 दिसंबर 1996 को या उससे पहले वन उपयोग से गैर वन में परिवर्तित भूमि पर लागू नहीं था ये। ठीक है, नहीं है, इतना याद रखिएगा। अधिनियम के तहत निम्नलिखित जो छूट है दिए हुए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो रेल लाइन या सार्वजनिक सड़क के किनारे वन भूमि, ठीक है, इसमें छूट दिया हुआ है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ 100 किलोमीटर के भीतर स्थित वो जो भूमि है उसमें भी छूट दिया हुआ है।
गतिविधियाँ जैसे चिड़ियाघर, सफारी, इको पर्यटन, फिर सिल्वीकल्चर मतलब कि मधुमक्खी वाला जो होता है पशुपालन, फिर केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य उद्देश्य। ठीक है, उसके बाद जो डी है देखते हैं, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले में सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के लिए 5 हेक्टेयर तक वन भूमि प्रस्तावित है। तो इन सब चीज़ों में छूट है। अब नोट में देख लेते हैं, ये अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम 1980 का ही संशोधित किया हुआ है। तो 1980 का ये जो है अमेंडमेंट, उसके बाद ये अमेंड किया गया है 1996 में। तो ये इतना आप लोग याद रख सकते हैं वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अब भारतीय अंतरिक्ष नीति जो 2023 का है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये जो नीति है ये इसमें क्या कहता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निजी कंपनियों के निवेश एवं भागीदारी को बढ़ावा देना है। भविष्य में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 10% का तक मतलब कि बढ़ाया जा सकता है। यह नीति 4 विशिष्ट संबंधित इकाई बनाती है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। पहला तो इसरो है, मतलब रिसर्च एंड इनोवेशन पर फोकस करेगा। उसके बाद इन स्पेस है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र मतलब किए हैं। उसके बाद सभी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के प्राधिकरण के लिए एकल खिड़की एजेंसी के रूप में ये कार्य करेगा। उसके बाद देख लेते हैं हम, तो जो सी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है NSIL मतलब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड प्रौद्योगिकियों का व्यावसायिकीकरण करेगा। उसके बाद अंतरिक्ष विभाग में नीति को लागू करेगा और सुरक्षित एवं टिकाऊ अंतरिक्ष संचालन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करेगा। उसके बाद देख लेते हैं नोट में, भारत में निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट जो है वर्ष 2022 में विक्रम S है, जिसे मिशन प्रारंभ करने के तहत लॉन्च किया गया था। इसे स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया था। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, ये जो है स्पेस एक्ट के बारे में। उसके बाद भारत कनाडा का एक रिलेशन है उसे देख लेंगे। ठीक है, भारत कनाडा संबंध के कुछ चर्चे चलिए देखते हैं। कनाडाई PM ने भारत पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। तो आप जानते ही हैं कि G20 सम्मेलन में कनाडा के PM आए थे और फिर जब यहाँ से वापस लौटे तब से मतलब कि ये भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके जो मतलब कि कुछ कर्मचारी हैं जिन्होंने मतलब हरदीप सिंह निज्जर को यहाँ पर गोली मार दिया था। उसके बाद देखते हैं हम, तो 5 आइज इंटेलिजेंट अलायंस मतलब US, UK, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। तो ये 5 जो देश हैं इसको कहा जाता है 5 आइज के द्वारा साझे की गई खुफिया जानकारी पर यह आरोप लगाया गया है। ठीक है, मतलब इन सब खुफिया जानकारी से पता चला था। वित्त वर्ष 2022-23 $8.16 बिलियन में कनाडा भारत का 35वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना था। ठीक है, कनाडा भारत में 18वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भी है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं भारत कनाडा राजनयिक संबंध जो है 1947 में अस्तित्व में आया। उस वक्त 1985 में टोरंटो से लंदन जा रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या 182 पर सिख अलगाववादियों जो कि कनाडा में स्थित हैं को बम विस्फोट किया गया था और इसमें 329 लोग मारे गए थे। 2010 में असैन्य परमाणु समझौता और 2015 में राजनीतिक समझौता पर हस्ताक्षर भी किया गया था। तो इतना जानकारी आपको इससे याद रखना है जो अभी मैटर चल रहा है भारत और कनाडा के बीच में। उसके बाद देख लेते हैं जो बिहार ने जाति आधारित जनगणना जारी किया है, तो उसमें कुछ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको यदि आप BPSC के लिए पढ़ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होने वाला है और इसे आप लोग थोड़ा गहराई में पढ़िएगा तो कुछ अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाला आप टर्म को, डेट को 2 अक्टूबर 2023। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 13.07 करोड़ है और सर्वेक्षण के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब EBC या बोल लीजिए OBC 36.01%। उसके बाद पिछड़ा वर्ग जिसे BC बोलते हैं बैकवर्ड क्लास वो था 27.12%। अनुसूचित जाति
19.65%, जो कि शेड्यूल कास्ट बोलते हैं हम, और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब जो थे वो थे 1.68%, और जो जनरल पीपल्स हैं वो हैं 15.52%। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जनरल जो है 15.52%। इस सर्वेक्षण के आधार पर बिहार सरकार ने राज्य सरकार, ठीक है, की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों से वंचित जातियों के लिए जो है 50% से बढ़ाकर 65% जो है कोटा करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें राज्य में जो कुल आरक्षण हो गया वो 75% का हो जाएगा। बिहार सरकार ने कहा कि यह पूर्ण पैमाना पर जनगणना नहीं है, बल्कि एक सामाजिक सर्वेक्षण है। यह एक जाति जनगणना का सर्वेक्षण नहीं है, यह एक सामाजिक सर्वेक्षण है। अनुच्छेद 246 मतलब जिसको 246 के तहत जनगणना एक संघ का विषय है। तो याद रखिएगा, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी सब आर्टिकल से आपके प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ पॉइंट की तरफ। तो आखिरी बार जो है SECC के रूप में जाति जो जनगणना हुई थी वो 1931 में आयोजित हुई थी। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल कितने वर्षों के बाद ये हुई है। आज़ादी के बाद 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई थी, लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। और यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्यों नहीं जारी किए गए थे। देखिए नोट में देख लेते हैं। तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो मंडल आयोग जारी किया गया था 1979 में ये गठित हुआ था, लेकिन 1980 में ये प्रतिवेदन समर्पित हुआ था। 1990 में इसे लागू किया गया था ने मतलब कि अनुमान लगाया था कि OBC जो आबादी है वो 52% है, लेकिन अभी जो आप देख सकते हैं कि OBC जो अदर बैकवर्ड क्लास है, मैंने आपको बताया अभी वो लगभग 30 दशमलव कुछ है। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर 36.01% है। तो आप इस तरह से मतलब कि देख सकते हैं इन सब चीज़ों को आप गहराई से थोड़ा पढ़िए, थोड़ा आप एक मतलब कि डाटा को एक्सचेंज कीजिए, डाटा से आप एक बार खिलवाड़ कीजिए, मतलब कि आप डाटा को याद रख सकते हैं। इसी तरीके से आप डाटा याद रख सकते हैं। उसके बाद डीप ओशियन मिशन, इसको हम लोग देखेंगे। तो डीप ओशियन मिशन क्या है और ये इसके बारे में क्या क्या चीज़ें यहाँ बताई गई है, इसको देखते हैं। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES की यह जो है एक महत्वाकांक्षी पहल है। 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित लागत जो है ये 4077 करोड़ है। देखिए उसके बाद देखते हैं हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक न्यूड्यूल्स जो PMN निकलना, ठीक है। उसके बाद मानव युक्त पनडुब्बी वाहन जो मत्स्य 6000 में 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक भेजा जाएगा। गहरे समुद्र में वनस्पतियों एवं जीवों के जैव जो रिसर्च होते हैं उसकी जानकारी होगी। फिर अपतटीय महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन का मतलब क्या व्यवस्था किया गया है। उस वक्त महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का भी विकास होगा। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा डीप ओशियन मिशन से। भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, तो इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देश के सुरक्षा उद्देश्यों एवं उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों की रूपरेखा जो है कि रणनीति तैयार हुई है इसमें भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में। हुड्डा समिति की सिफारिश पर यह गठन हुई है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। कौन सी समिति है, तो ये हुड्डा समिति है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और इसके एम्स को देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक मामले के माध्यम से राष्ट्र के हितों और सुरक्षा की जो है रक्षा करना। पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022 से 26 का मुकाबला करना। इनोवेशन एवं टेक्नोलॉजी के लिए नए विभाग स्थापित किए जाएंगे और फिर साइबर सुरक्षा के लिए अलग से बजट का भी प्रावधान किया गया है। महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी के पर जो है ध्यान केंद्रित करना, ये सब जो है एम है इस राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये है नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। तो कोई भी अधिनियम होता है उसमें आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक एक्ट होता है या फिर उसके अमेंडमेंट को हम देखते हैं। तो ये जो है 106वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जिसको संवैधानिक संशोधन अधिनियम कहा जाता है 2023। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। अच्छा, इसका एम क्या है? कोई भी देखिए अधिनियम होता है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो उसके कुछ एम्स होते हैं जिसके कारण से उसे अमेंड किया जाता है। तो उस एम्स को हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है उद्देश्य को देख लेते हैं। यह लोकसभा,
राज्य विधानसभाओं एवं दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण अनिवार्य करता है। यह मौजूदा SC/ST आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए 1/3 सीट मतलब 1/3 जो सीट है उसको भी आरक्षित करता है। ठीक है, सीटें चक्रानुक्रम आधार पर आरक्षित किए जाएगी और मतलब कि आप रोटेशन बेसिस पर आपको बताऊंगा कभी डिटेल में यदि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊँ। उसके बाद आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। उसके पश्चात संसद द्वारा निर्मित विधि के माध्यम से इसे जारी रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये अभी इम्प्लीमेंट होना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा अपने बुक में। अनुच्छेद जो कि मतलब आर्टिकल 330A और 332A को इसमें जोड़ा गया है। अनुच्छेद 170 3 जो है एवं 82 में संशोधित किया जाएगा एवं परिसीमन के लिए मतलब इसे संशोधित किया जाएगा। लोकसभा में सिर्फ 2 AIMIA सांसद ने इनका विरोध किया था, ऐसे सब एक्सेप्ट किए हुए थे और 454 सांसदों ने इनका समर्थन किया था और राज्यसभा में सर्वसम्मति से ये पास भी हुआ था। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। और यहाँ पर जो मतलब कि जो 2 थे वो AIMIAM के जो मतलब कि सांसद थे, ये चीज़ें आप याद रखिए, बाई चांस सबसे पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अब जो G20 हुआ था दिल्ली, तो उसकी कुछ घोषणा है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो एक आदर्श वाक्य जो था इस G20 का आप लोग सभी जानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इसमें देख लेते हैं कुछ जो डिक्लेरेशन है उससे हम लोग देखते हैं। पहला जो था वो रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा गया कि सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप कार्य करना चाहिए। क्रिप्टो एसेट्स नियामक ढांचे के लिए संयुक्त रोड मैप बनाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण पर कार्य समूह का निर्माण करना चाहिए। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करनी चाहिए। 2030 तक 3 गुने नवीनीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को मतलब कि बढ़ाना चाहिए। G20 में पहली बार UNGA 75:A या बाई ए UNSC सुधार पर एक समझौता होना चाहिए। अफ्रीकी संघ सम्मिलित करनी चाहिए। उसके बाद वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन करना चाहिए। ISA के साथ ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये सब जो है एक डिक्लेरेशन रखा गया कि ये सब होगा। उसके बाद G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। कमेंट में एक बार आप बताइए कि G20 के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बाद। अब देखते हैं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक जो गलियारा है उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, IMIC ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए साझेदारी का हिस्सा बना है। उसके बाद IMIC में रेल रोड शिप टू रेल नेटवर्क शामिल है जिसमें 2 कॉरिडोर हैं। कौन कौन सा कॉरिडोर है इसे देख लेते हैं। तो एक पूर्वी है, एक उत्तरी है। ठीक है, भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा जो पूर्वी गलियारा है और गल्फ को यूरोप से जोड़ेगा जो कि एक उत्तरी गलियारा है। इस कॉरिडोर में बिजली केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल हैं। उसके बाद एम्स देख लेते हैं, इसके क्या है उद्देश्य क्या है। एक व्यापक परिवहन नेटवर्क बनाना, व्यापार एवं कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाना और एशिया, यूरोप एवं मध्य पूर्व का जो है एक जुट में एक साथ बांधना। ठीक है, क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना, ये भी एक उद्देश्य है। तो आप 3 उद्देश्य जो है इसका याद रख सकते हैं। ये सब मेंस के लिए भी आप रेडी कर सकते हैं ऐसे मटेरियल। उसके बाद देखते हैं भारत ग्लोबल साउथ एवं FIPIC। ठीक है, चलिए देखते हैं। 17 नवंबर 2023 को भारत ने ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी की जिसमें 125 देशों ने भाग लिया था। उसके बाद थीम देख लेते हैं। तो ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ और फिर है एवरीवन्स ट्रस्ट। ठीक है, ग्लोबल साउथ शब्द की कोई सख्त भौगोलिक परिभाषा नहीं थी और ग्लोबल नॉर्थ एवं ग्लोबल साउथ को ब्रांड लाइन द्वारा विभाजित किया गया है। वैश्विक दक्षिण देशों को विकासशील, कम विकसित एवं अविकसित के रूप में वर्गीकृत भी किया गया है। ग्लोबल साउथ शब्द 1969 में कार्ल ऑग्लेस्वी द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत
प्रशांत द्वीप सहायक सहयोग जो मंच है का तीसरा शिखर सम्मेलन पोर्ट मॉरिशवी पपुआ न्यू गिनी में आयोजित किया गया है। और इसमें क्या क्या है चीज़ें थी ये देख लेते हैं एक बार। तो भारत और पपुआ न्यू गिनी द्वारा अध्यक्षता किया गया। इसमें विकास के लिए 12 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार किया गया था। उसके बाद सौर ऊर्जा परियोजना के तहत भारत द्वारा समोआ को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण भी सहायता किया गया था। तो ये सब चीज़ें हुई थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जिसे बोला जाता है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति NLP 2022, इसे देखते हैं। और हाल ही में भारत ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का 1 वर्ष पूरा किया है, इसलिए न्यूज़ में था। इसका उद्देश्य क्या क्या था इसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो लॉजिस्टिक की लागत कम करना एक उद्देश्य है और 2030 तक वैश्विक बेंचमार्क जो है तक पहुंचना, 2030 तक सिर्फ 25 देशों में आना। और इसी तरह से हम लोग लॉजिस्टिक को एक सुलभ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कृषि उत्पादकों को बर्बादी पर रोकना, ताकि लॉजिस्टिक में यदि देरी होगा तो हमारी कृषि जो भी चीज़ें होती है पेरिसेबल आइटम्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। भौतिक संपत्तियों के गोदामों को मानकीकृत करने का एक लक्ष्य। सभी लॉजिस्टिक्स की निगरानी के लिए सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप का गठन किया गया है। डेटा संचालित निर्णय समर्थन तंत्र बनाना। उस वक्त जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है को CLAP मतलब व्यापक लॉजिस्टिक एक्शन प्लान के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिसमें 8 कार्य क्षेत्र होंगे। ठीक है। वर्तमान में भारत विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 38वें स्थान पर है। इसको कहाँ कितना करना है, तो इसे अंडर 25 करना है, याद रखिएगा, लक्ष्य यही है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। PM विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प और कौशल में लगे श्रमिकों को सरकारी सहायता देने के लिए नई दिल्ली में PM विश्वकर्मा योजना जो है वो शुरू किया। सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग जिसे MSME कहते हैं, मंत्रालय नोडल एजेंसी है इसका, और यह एक केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है। इसमें कितने वर्ष की अवधि है, क्या क्या अवधि है देख लेते हैं। तो इसमें 2023 से 24 से लेकर इसमें 27-28 तक 4 वर्षों तक की अवधि इसमें दी गई है। अब तक प्रारंभिक परिव्यय जो है 13,000 करोड़ है और इसमें 18 पारंपरिक क्षेत्र शामिल हैं। कुछ उद्देश्य देख लेते हैं इसमें। तो कुछ उद्देश्य में PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र एवं ID कार्ड जो है एक बनेगा, वो एक उद्देश्य है। कौशल में मतलब कि वृद्धि होगी। टूल किट भी इसमें मतलब कि ज़्यादा बनेंगे ये ऋण देने से ऋण सहायता तो है ही। डिजिटल लेन देन की प्रक्रिया बढ़त देखने को मिलेगा। उस वक्त विपणन समर्थन भी दिया जाएगा। पात्रता क्या है, तो आपको सबसे कम जो न्यूनतम है वो 18 वर्ष होना चाहिए और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित है। ठीक है, मतलब किसी एक ही सदस्य को ये लाभ मिल सकेगा। यदि 3 भाई हैं मान लीजिए तो उनमें से एक ही को मिलेगा। हाथों एवं औजारों में काम करने वाला कारीगर जो शिल्पकार है उनके काम में बढ़ोतरी होगी। तो ये सब पात्रता है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं और ये जो है उसके बाद अफ्स्पा एक्ट जो है 1958 के बारे में, इससे देख लेते हैं। तो ये अधिनियम अभी कहाँ कहाँ लागू है इसे देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के अशांत क्षेत्र में, मतलब कि जो जिस क्षेत्र में शांति नहीं है, जिसमें हमेशा मतलब कि कुछ ना कुछ आधिकारिक आपराधिक मामले मतलब कि होते रहते हैं, तो वहाँ पर ये शक्तियाँ प्रदान की गई है। प्रावधान क्या क्या है उसे देख लेते हैं। बिना वारंट के संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करना, मतलब वहाँ पर आप यदि ये एक्ट वहाँ पर लगता है तो वहाँ पर आप बिना वारंट के उसे गिरफ्तार डायरेक्ट कर सकते हैं। कानून के अनुसार किसी व्यक्ति पर गोली चलाना या बल प्रयोग करना, ये भी आप कर सकते हैं। बिना वारंट के आप बिना कोर्ट में पेशी के आप उस पर गोली भी चला सकते हैं। किसी भी ऐसी संरचना को नष्ट कर दें जिसमें हथियार के भंडार का आश्रय होने का संदेह हो, मतलब यदि किसी घर में हथियार है तो आप उस घर को नष्ट भी कर सकते हैं जहां से हमले किए जाने की संभावना हो। तो ये सब कुछ प्रावधान दिए हुए हैं, इसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और बढ़ते हैं आगे। तो साक्ष्य के बिना वारंट के तलाशी भी ले सकता है। अफ्स्पा अभियोजन या कार्यवाही पर रोक लगाता है। अधिनियम के
तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय कई कार्यवाही के लिए कर्मियों के खिलाफ केंद्र की मंजूरी को छोड़कर मतलब ये कार्य किए गए हैं। उसके बाद सिफारिशें देख लेते हैं। तो न्यायमूर्ति पीवी जीवन रेड्डी जो है समिति ने इसे निरस्त करने की सिफारिश की है, क्योंकि बहुत सारे गलत उपयोग भी हो रहे थे। द्वितीय ARC की 5वीं रिपोर्ट जो है, आप लोग जानते ही हैं कि जब भी कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन करता है तो ARC रिपोर्ट वो जरूर पढ़ता है एक बार, उसे मतलब तो उसकी 5वीं जो रिपोर्ट है उसे निरस्त करने की सिफारिश भी की गई है। तो यहाँ तक जो सिफारिशें अभी तक की गई है कि अप्सफा का जो है वो दुरुपयोग हो रहा है, इसे ख़त्म करना चाहिए। तो यहाँ तक ये एक्ट था। उसके बाद बढ़ते हैं तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, और इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ देर का ब्रेक लेते हैं, फिर मैराथन क्लास शुरू करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।